तो स्वागत है आप सभी का डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गेन्या, म्यूचिरो, शानेमी, ग्यूमे वर्सेस अपर मून 1 कोकोशिबो, जो कि डीमन स्लेयर वर्ल्ड की अब तक की सबसे इंटेंस फाइट होने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था गियो और तांजीरो की अकाजा फाइट की वजह से हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और इसलिए अब उन दोनों को चिंता थी कि अब बाकी के अपर मून्स को वो लोग कैसे हराएंगे, जबकि अपर मून 3 ने ही उनकी 12 बजा दी थी। लेकिन तभी मैसेंजर क्रो उन्हें आकर बताता है कि शिनोबु, कन्हाओ और इनोस्को ने अपर मून 2 डोमा को हरा दिया है, जिससे तांजीरो और गियो दोनों को ही शांति मिलती है। और इस पॉइंट पर शुरू होती है ओबानाए मित्सुरी वर्सेस अपर मून 4। फाइट की शुरुआत में मित्सुरी ढूंढ लेती है नाकिमे को, जो कि पूरे ही इन्फिनिटी कैसल को मैनिपुलेट कर रही थी और सारे डीमन स्लेयर के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी। जैसे ही ओबानाए नाकिमे को देखता है वह समझ जाता है कि ये तो अपर मून 4 है एंड वह कहता है कि अपर मून 4 को तो तोकितो ने हरा दिया था, तो इसका मतलब नाकिमे बस एक रिप्लेसमेंट है। वही मित्सुरी सोच रही थी कि तोकितो ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, जबकि वो तो उससे भी छोटी है। तो अपर मून 4 को मारना अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एंड वो बेस्ट देने के लिए कूद पड़ती है। मित्सुरी नाकिमे पर अपनी लव ब्रीदिंग से अटैक करती है, लेकिन नाकिमे जो कि पूरे इन्फिनिटी कैसल को मैनिपुलेट कर सकती थी, वो मित्सुरी के सामने एक दीवार को खड़ी कर देती है, जिससे कि टकराकर मित्सुरी अपने अटैक नहीं कर पाती एंड ओबानाई के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा एम्बेरेस भी हो चुकी थी। ओबानाई उसे गिरने से बचा लेता है और वह मित्सुरी से कहता है कि तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है, अभी हमें पता नहीं है कि हमारा अपोनेंट क्या कर सकता है, इसलिए ध्यान से देखो और शांत रहने की कोशिश करो। जिस पर मित्सुरी काफी ज्यादा शर्मा जाती है कि वह इतना छोटे बच्चों वाले जैसे काम कैसे कर सकती है। तभी जिस डोर पर वह खड़ी होती है वह खुल जाता है, लेकिन वह दोनों ही हाजिरास थे, तो वह काफी आसानी से बच जाते हैं। लेकिन नाकिमे बार बार उन दोनों को परेशान करने के लिए इन्फिनिटी कैसल को मैनिपुलेट कर रही थी, लेकिन मित्सुरी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से एंड ओबानाई अपने स्पीड की वजह से नाकिमे के हर हमले को डिफ्लेक्ट कर देते थे। लेकिन तभी जिस फ्लोर पर मित्सुरी पड़ी थी वो फ्लोर बड़ी ही तेजी से मित्सुरी को सीलिंग की तरफ ले जाती है एंड बस मित्सुरी छत से टकराने ही वाली थी, तभी वह बड़ी मुश्किल से बच पाती है एंड मित्सुरी समझ जाती है कि नाकिमे जैसे चाहे वैसे इन्फिनिटी कैसल को मैनिपुलेट कर सकती है। और ये समझने के बाद मित्सुरी दोबारा से नाकिमे पर हमला कर देती है और जब मित्सुरी नाकिमे पर अटैक करती है तब अगेन नाकिमे एक विंडो को खोल देती है, जिसके थ्रू मित्सुरी नीचे गिर जाती है। जिसके बाद ओबानाई यूज करता है स्नेक ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म स्मॉल स्नेक्स पॉइजन फैंग, जो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था और नाकिमे के गले को काट सकता था। लेकिन अटैक हिट करने से पहले ही नाकिमे अपनी मैनिपुलेशन की मदद से खुद को बचा लेती है। जिसके बाद हम कहीं देखते हैं ग्यूमे और म्यूचिरो को, जो कि इन्फिनिटी कैसल में भाग रहे थे एंड वह मुजान की वो सूची के काफी ज्यादा क्लोज थे। लेकिन तभी नाकिमे के मैनिपुलेशन की वजह से एक दीवार मोइचिरो से जाकर टकरा जाती है एंड उसे ले जाकर किसी रूम में फेंक देती है, जिससे ग्यूमे और मोइचिरो दोनों अलग हो जाते हैं। और मोइचिरो जिस रूम में एंटर करता है वहाँ पर वह देखता है एक अपर मून को, अपर मून 1 कोकोशिबो। कोकोशिबो का पहला रिएक्शन होता है कि तुम तो जाने पहचाने लगते हो एंड दूसरी तरफ मोइचिरो को रियलाइज हो जाता है कि वो तो अपर मून 1 है, जिससे वह काफी ज्यादा घबरा जाता है। अपर मून 1 जो कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को आराम से देख सकता था, वो मोइचिरो की बॉडी को देखते हुए सोचता है कि इस बच्चे में कुछ तो खास बात है। और वहीं मोइचिरो यही सोच रहा होता है कि अपर मून 1 बाकी सारे अपर मून से कितना ज्यादा डिफरेंट है, उसमें कितनी पावर होगी इसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही मैजेस्टिक है। साथ ही वह यह भी नोटिस करता है कि इस डीमन के पास तो एक स्वॉर्ड भी है, तो शायद यह इसकी ह्यूमन लाइफ में एक डीमन स्लेयर होगा। एकदम से ही मोइचिरो का हाथ कांपना शुरू कर देते हैं। उसके मन में कई सारे डाउट आने लगते हैं कि क्या वो इसे हरा भी सकता है, और मोइचिरो की बॉडी उससे लड़ने से मना कर रही थी, क्योंकि इस मोमेंट से पहले उसने कभी भी ऐसी प्रेजेंस को फील नहीं करा था। तभी कोकोशिबो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर मिस्टर हाशिरा कहता है तोकितो मोइचिरो एंड कोकोशिबो समझ जाता है कि सुकुगुनी नाम अब एग्जिस्ट नहीं करता। मोइचिरो वहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर यह सुकीगुनी क्या है, जिस पर कोकोशिबो बताता है कि यह एक लेजेंडरी सरनेम था और जब मैं इंसान था तब मेरा सरनेम भी सुकीगुनी ही था एंड ऑब्वियसली यार यूचिरो का सरनेम भी सुकीगुनी ही था। जिसके बाद कोकोशिबो एक बहुत ही बड़ा रहस्य रिवील करता है कि तोकितो मोइचिरो उसका ही डिसेंडेंट है। डीमन बनने से पहले कोकोशिबो की जो फैमिली थी, आगे चलकर इस फैमिली में मोइचिरो का जन्म होता है एंड ये सुनकर ऑब्वियसली मोइचिरो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। पहले तो मोइचिरो को यकीन नहीं हो रहा होता है कि वह अपर मून 1 का डिसेंडेंट है एंड इसी से रिलेटेड उसके दिमाग में कई सारे सवाल आने लगते हैं, लेकिन वह खुद को शांत करता है क्योंकि इस टाइम कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो किसका डिसेंडेंट है।
अभी अपर मून 1 उसका अपोनेंट है। खुद को शांत करने के बाद मोइचिरो अपनी तलवार पर हाथ रखता है अपने अटैक को लॉन्च करने के लिए। एंड कोकोशिबो ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि इतने इंटेंस माहौल में भी मोइचिरो ने खुद को काफी जल्दी शांत कर लिया। एंड ऐसा सिर्फ एक सुकीगुनी का डिसेंडेंट ही कर सकता है। तभी मोइचिरो कोकोशिबो पर अटैक करता है मिस्ट ब्रीदिंग सेकेंड फॉर्म 8th लेयर मिस्ट, जो वैसे तो काफी पावरफुल अटैक था, लेकिन कोकोशिबो बिना किसी दिक्कत के इसे डॉज कर लेता है। लेकिन साथ ही मोइचिरो की तारीफ भी करता है कि ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है और उसे अपने डिसेंडेंट से ऐसे ही उम्मीद थी। तभी मोइचिरो लॉन्च करता है मिस्ट ब्रीदिंग 5th फॉर्म सी ऑफ क्लाउडेड मिस्ट, जो कि अगेन काफी ज्यादा स्मूथ अटैक था, लेकिन कोकोशिबो इसे भी एफर्टलेसली डॉज कर लेता है। कोकोशिबो पावरफुल तो था, लेकिन साथ ही उसका एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है। वह कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम 14 साल के हो और तुम्हारी एज के हिसाब से तुम्हारी टेक्निक्स काफी ज्यादा रिफाइंड है। एंड साथ ही वह मेंटली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। कोकोशिबो यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे अंदर आज भी मेरा खून जिंदा है, जिसके जवाब में मोइचिरो अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करता है। एंड वह कहता है कि भले ही मैं तुम्हारा डिसेंडेंट हूँ, लेकिन इतने सालों के बाद तुम्हारे खून की एक बूंद भी मेरे अंदर नहीं है। एंड कोकोशिबो यह देखकर भी हैरान हो जाता है कि इतने सालों के बाद फाइनली किसी ने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक किया है। तभी मोइचिरो अपने मिस्ट ब्रीदिंग के 7th फॉर्म हेज को यूज करता है और ये अटैक इतना ज्यादा स्मूथ और इतना फास्ट था जितना कोकोशिबो ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। लेकिन ऑफ कोर्स कोकोशिबो इस अटैक को हिट करने से पहले ही डॉज कर लेता है। लेकिन इस पॉइंट पर कोकोशिबो अब खेलना बंद कर देता है एंड अपने स्वॉर्ड को पहली बार निकालते हुए मोइचिरो का हाथ काट देता है। इस अटैक से मोइचिरो काफी ज्यादा पैनिक मोड में आ जाता है क्योंकि ऑब्वियसली यार अपर मून 1 ब्रीडिंग स्टाइल को यूज कर सकता है और ये चीज मोइचिरो ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। लेकिन बिना टाइम वेस्ट करे मोइचिरो अपने यूनिफॉर्म में से अपने दूसरे हाथ को बाहर निकालता है एंड एक हाथ से ही कोकोशिबो पर अटैक करता है। लेकिन कोकोशिबो मोइचिरो की तलवार को ही पकड़ लेता है और मोइचिरो की तलवार को इसके चेस्ट में घुसाकर एक पिलर पर टांग देता है। कोकोशिबो मोइचिरो के इस टैलेंट को देखते हुए उसे एक ऑफर देता है कि वो मोइचिरो को एक डीमन बना देगा एंड इजिली मोइचिरो एक अपर मून तो बन ही जाएगा। और वो उसे बताता है कि अगर वो डीमन बन जाएगा तो उसका हाथ भी रीजनरेट हो जाएगा एंड उसका इतना कमाल का टैलेंट भी वेस्ट नहीं जाएगा। एंड साथ ही में वह उसे यह भी बताता है कि अगर मुजान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मोइचिरो को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मोइचिरो जिसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो यहाँ से निकले कैसे। तभी उस रूम में एंटर करता है गेन्या और कोकोशिबो के पीछे से उसे मारने के लिए अपनी गन को एम करता है एंड जैसे ही वो गोली को चलाता इंस्टेंटली कोकोशिबो उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है एंड बहुत ही बैडेस्ट तरीके से पूछता है कि क्या उसने अभी अभी सही कहा। और तभी गेन्या रियलाइज करता है कि वो गोली चला पाता उससे पहले ही कोकोशिबो ने उसके हाथ को काट दिया था। एंड मोइचिरो यह देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा घबरा चुका था गेन्या, जो कि अपनी तलवार को निकालता है और कोकोशिबो पर हमला करता है। लेकिन ऑब्वियसली कोकोशिबो उसके हाथ को ही काट देता है एंड गेन्या का खून वहाँ पर पानी की तरह बहने लगता है। तभी गेन्या रियलाइज करता है कि सिर्फ हाथ ही नहीं कोकोशिबो ने उसकी आधी बॉडी को भी काट दिया है। ये देखते ही मोइचिरो अपनी सारी ताकत लगा देता है खुद को बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो इतना ज्यादा थक चुका था कि वो ऐसा कर ही नहीं पाता। कोकोशिबो को काफी ज्यादा अजीब लगता है जब वो देखता है कि गेन्या अभी तक मरा नहीं एंड उसे आज से 300 साल पहले एक इंसान की याद आती है जो कि गेन्या की तरह ही डीमंस को खाया करता था। लेकिन जब कोकोशिबो ने उसे बीच से काट डाला तब वो मर गया था और क्योंकि गेन्या अभी तक मरा नहीं था तो शायद उसका गला काटना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी वो मार्केट में गेन्या जैसे फेक डीमंस को नहीं घूमने दे सकता। कोकोशिबो अपनी तलवार को निकालता है एंड वो गेन्या का गला काटने ही वाला था तभी वहाँ पर एंट्री करता है शानेमी एंड अपने विंड ब्रीदिंग 4th फॉर्म राइजिंग डस्ट स्टॉर्म से कोकोशिबो को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। शानेमी कोकोशिबो से कहता है कि वह अपर मून 1 का सर धड़ से अलग कर देगा, जिसके बाद वह अपने छोटे भाई गेन्या से कहता है कि तुमसे बेवकूफ भाई मैंने आज तक नहीं देखा, सिर्फ ताकि तुम सरवाइव कर पाओ इसलिए मैंने अपनी मॉम तक को मार दिया। जिसके बाद गेन्या को याद आता है एक कन्वर्सेशन जिसमें तांजीरो ने उसे बताया था कि उसने शानेमी से किसी भी टाइप की नफरत को स्मेल नहीं करा, मतलब वो गेन्या से नफरत नहीं करता, उल्टा शानेमी उससे काफी ज्यादा प्यार करता है। फिर हम देखते हैं शानेमी को जो कि गेन्या से कहता है कि मैं चाहता था कि तुम एक नॉर्मल लाइफ को लीड करो, तुम्हारी एक नॉर्मल शादी हो, बच्चे हो और तुम एक दिन बूढ़े हो जाओ और अपनी फैमिली से उतना प्यार करो जितना तुम हमसे नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी गेन्या ने डीमंस बनने का रास्ता चुना। लेकिन जो भी हो वह किसी भी डीमंस को अपने भाई को हाथ लगाने नहीं देगा, भले ही वह अपर मून 1 क्यों ना हो। एंड यह सुनते ही गेन्या वहाँ पर रोने लगता है। वहीं पर कोकोशिबो कहता है कि 2 डीमंस भाइयों को देखकर मेरी यादें ताजा हो गयी। फिर गुस्सा
गुस्से में शानेमी कोकोशिबो पर चिल्लाता है और उस पर अटैक कर देता है। इसके जवाब में कोकोशिबो भी अपनी तलवार को स्विंग करता है, लेकिन शानेमी नीचे झुककर उसके पैरों के नीचे से ही निकल जाता है एंड यूज करता है विंड ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म डस्टविल विंड को, जिससे बचने के लिए कोकोशिबो को हवा में कूदना पड़ता है। जिसके बाद फाइनली शानेमी और कोकोशिबो की तलवार आपस में टकराती है और उसकी तलवार को देखकर शानेमी का पहला रिएक्शन होता है कि ये तलवार कितनी ज्यादा डिस्गस्टिंग है, क्योंकि कोकोशिबो की तलवार में काफी सारी आंखों जैसे पैटर्न बने हुए होते हैं और पूरी तलवार में नसें दौड़ रही थी, मानो जैसे कि वो तलवार जिंदा हो। जिसके बाद कोकोशिबो यूज करता है मून ब्रीदिंग के फिफ्थ फॉर्म को, जिसे शानेमी बेयरली ही डॉज कर पाता है एंड शानेमी यह भी नोटिस करता है कि वो अपने अटैक्स को रिपीट कर सकता है बिना उसकी तलवार को हिलाए। जिसके बाद शानेमी यूज करता है विंड ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म को, लेकिन कोकोशिबो उसे भी काउंटर कर लेता है। कोकोशिबो नोटिस करता है कि शानेमी के पास काफी ज्यादा पावर है, लेकिन इस वक्त वो अपने फुल पोटेंशियल में है। वही शानेमी कोकोशिबो की पावर को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन फाइनली वो इस नतीजे पर आता है कि कोकोशिबो के हर स्लेश में या फिर कह लो हर अटैक में कई सारी अलग अलग स्लेसेस होती हैं, जैसे कि तुम इसके अटैक में देख ही सकते हो। एंड इससे शानेमी समझ जाता है कि मोइचिरो इस बंदे के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया होगा। कोकोशिबो की इंसेन पावर को देखकर शानेमी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड शानेमी के हिसाब से कोकोशिबो एक वर्थ किलिंग डीमन है। जिसके बाद शानेमी लॉन्च करता है विंड ब्रीदिंग के सेकंड फॉर्म प्योरीफाइंग विंड क्लॉज को, लेकिन कोकोशिबो इस अटैक को भी डिफ्लेक्ट कर देता है एंड जैसे ही वो ऊपर देखता है शानेमी ऊपर से उस पर हमला करने वाला था, लेकिन कोकोशिबो उसे भी ब्लॉक कर लेता है। लेकिन शानेमी के पास एक और सरप्राइज अटैक था, जिसमें वो गिन्या की स्वॉर्ड को अपने पैरों से पकड़ता है और नीचे की तरफ डायरेक्टली कोकोशिबो के गले पर हमला करता है, लेकिन कोकोशिबो इसे भी डॉज कर लेता है। जैसे जैसे यह फाइट आगे बढ़ती जाती है, दोनों ही अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स को एनहेंस करते रहते हैं एंड अपनी पावर लेवल को बढ़ाते हैं, लेकिन एक लिमिट को रीच करने के बाद शानेमी कोकोशिबो के सामने कमजोर पड़ने लगता है एंड कोकोशिबो का एक अटैक तो शानेमी के काफी ज्यादा पास से निकलता है, जिससे शानेमी भी फ्रस्ट्रेट होने लगता है। मोइचिरो और गिन्या दोनों ही इससे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एट द एंड एक हाशिरा एक अपर मून से नहीं जीत सकता, खासकर अपर मून 1 से तो कभी भी नहीं। कोकोशिबो को याद आता है कि सोनगोकू एरा में उसने भी एक विंड हाशिरा के साथ फाइट करी थी एंड वो हाशिरा भी शानेमी के जितना ही पावरफुल था। तभी कोकोशिबो लॉन्च करता है मून ब्रीदिंग सिक्स्थ फॉर्म सॉलिटरी मून इटर्नल नाइट एविस एंड इस अटैक के अंदर कई सारे पावरफुल स्लेसेस थे एंड ये अटैक शानेमी को डायरेक्टली हिट करता है एंड उसकी बॉडी पर कई सारे गहरे निशान भी छोड़ देता है। इस अटैक से रूम के अंदर जितने भी पिलर्स थे वो सभी कट जाते हैं। गिन्या जो कि इस अटैक को देखकर घबरा जाता है, वो अपने बड़े भाई को देख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जमीन पर कटा पड़ा हुआ था एंड उसके सामने एक पिलर थी, जिस वजह से उसे शानेमी दिख ही नहीं रहा था, जिससे वह काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं शानेमी को, जो कि पूरी तरीके से शॉक्ड था यह देखकर कि उसकी पूरी बॉडी पर हर जगह कट ही कट लगे हैं। फिर कोकोशिबो शानेमी की तारीफ करता है, क्योंकि काफी टाइम बाद कोकोशिबो ने इतना लंबा बैटल करा था। साथ ही कोकोशिबो यह भी कहता है कि अगर तुम हिले तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है वो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन तभी कोकोशिबो को एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है एंड वो समझ ही नहीं पा रहा होता है कि ये आखिर है क्या, जिस पर शानेमी हंसने लगता है, क्योंकि शानेमी का ब्लड सबसे ज्यादा रेयर है एंड सभी डिमॉन्स बस इसे खाना चाहते हैं। तभी शानेमी कोकोशिबो पर हमला कर देता है और हंसते हुए शानेमी बताता है कि उसके खून की खुशबू से कोई भी डिमॉन कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता और एक अपर मून तक इसके ब्लड को रजिस्ट नहीं कर सकता एंड कोकोशिबो समझ जाता है कि यह बंदा झूठ नहीं बोल रहा। फिर शानेमी का एक फ्लैशबैक हम देखते हैं, जहाँ पर शानेमी को पहली बार पता चला था कि उसका ब्लड इतना ज्यादा रेयर है। उसकी मॉम जब एक डिमन बन गई थी और अपने ही बेटे पर हमला कर दी थी, तब शानेमी के ब्लड की वजह से उसकी मॉम पहले से ज्यादा कमजोर और स्लो हो गई थी, जिस वजह से शानेमी अपनी डीमन बनी मॉम को मार पाया। जिसके बाद से अपने ब्लड की मदद से शानेमी कई सारे डीमंस को हंट करना शुरू कर दिया और उसे बस एक ही चीज पता थी कि डीमंस को मारने के लिए उन्हें सूरज के सामने लाना होता है और शानेमी भी वही करता था, बिना यह जाने कि डीमन स्लेयर नाम की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है। हालांकि ऐसा करने के दौरान किसी डीमन को रात भर संभाले रखना एक बच्चे के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है और ऊपर से वह अपनी मॉम की वजह से काफी हद तक ब्लाइंड भी हो गया था, तो दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन किसी रैंडम डीमन को पकड़ते हुए शानेमी की मुलाकात मासाचिका नाम के एक डीमन स्लेयर से होती है, जो कि उसी डीमन को मारने के लिए आया था, जिसे शानेमी ने मार दिया था और तभी से शानेमी और मासाचिका काफी अच्छे दोस्त बन गए। और शानेमी को यह भी पता चला कि डीमन स्लेयर नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है और बहुत ही कम टाइम में यह दोनों दोस्त इतने ज्यादा पावरफुल हो गए कि इन दोनों ने ही एक लोअर मून को मार दिया
हालांकि उस फाइट में मासाचिका मारा जाता है और शानेमी अकेला बचता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेजेंट में शानेमी हमला करता है कोकोशिबो पर विंड ब्रीदिंग सिक्स्थ फॉर्म ब्लैक स्मोक स्टॉर्म से। एंड यह अटैक कोकोशिबो के बहुत ही ज्यादा क्लोज से निकलता है। शानेमी की बढ़ती ताकत और इस हालात में लड़ने की कैपेबिलिटी को देखकर कोकोशिबो इम्प्रेस हो जाता है। साथ ही में वह यह भी कंक्लूजन निकालता है कि शानेमी अपनी मसल्स को टाइट कर रखा है ताकि उसके ऑर्गन्स बाहर ना निकले। एंड कोकोशिबो यहाँ तक कह देता है कि कोई आम इंसान इस लेवल तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन तभी कोकोशिबो शानेमी के तलवार पर अपना पैर रख देता है और अपनी तलवार से बस उसका गला काटने वाला था। तभी हम लोग एक और फ्लैशबैक को देखते हैं जब शानेमी पहली बार कागाया ओबयाशिकी से मिलता है। तब शानेमी बहुत ही ज्यादा बदतमीज था एंड वह कागाया को इस्तेमाल करते हुए देखता है एंड शानेमी को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। शानेमी वहाँ पर कहता है कि तुम डेमन स्लेयर्स को हथियार की तरह यूज करते हो और खुद बस अपने मंजन में बैठे हुए स्माइल करते रहते हो। ये सुनते ही स्टोन आसिरा ग्योमे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है एंड वो शिनाजुगावा शानेमी से कहता है कि तुम्हें थोड़ी तमीज सीखनी चाहिए और दूसरों से कैसे बातें करते हैं ये भी सीखना चाहिए। लेकिन कागाया ग्योमे को रोक लेता है और शानेमी से कहता है आई एम सॉरी। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर बॉडी के साथ पैदा हुआ, इतना कमजोर कि वो तलवार को 5 बार स्विंग भी नहीं कर सकता था, तो वो फिजिकली तो किसी काम का नहीं रहा। लेकिन कागाया से जो भी चीज हो सकता है वो सब करने की कोशिश करता है। साथ ही कागाया यह भी कहता है कि अगर वो मर भी गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी जान की कीमत किसी डीमन स्लेयर से ज्यादा नहीं है। कागाया कहता है कि ये उसकी ही गलती है। मासाचिका के मौत के इतने जल्द ही उसने शानेमी को बुला लिया और ऊपर से शानेमी को कागाया से रिलेटेड मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई। शानेमी जैसे ही मासाचिका का नाम सुनता है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर कागाया को किसी रैंडम डीमन स्लेयर का नाम कैसे पता है। जिस पर शिनोबू की बड़ी बहन कानाए कहती है कि कागाया शमा को हर डीमन स्लेयर का नाम पता है। तभी कागाया वहाँ पर खड़ा होता है और शानेमी के पास आकर उसे एक लेटर देता है जो लेटर इसके दोस्त मासाचिका ने लिखी थी। बेसिकली मासाचिका का एक भाई था जो कि काफी टाइम पहले एक डीमन की वजह से मारा गया एंड उसे शानेमी के अंदर अपना छोटा भाई दिखता था। जब शानेमी उस लेटर को खोलता है और पढ़ता है तब उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलते। कागाया का मानना था कि मासाचिका और शानेमी दोनों का ही सपना सेम है कि ये लोग अपनी पूरी लाइफ जिए एंड बिना किसी अननेचुरल डेथ के आखिरी सांस तक खुश रहे। ये सारी चीजें ही शानेमी याद कर रहा था एंड प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि कोकोशिबो अपनी तलवार से शानेमी पर हमला करने ही वाला था। तभी शानेमी गिन्या के गन को बीच में अड़ा लेता है एंड कोकोशिबो पर ही शूट कर देता है बट ऑफ कोर्स कोकोशिबो अपनी तलवार से उन बुलेट को ब्लॉक कर लेता है। गुस्से में कोकोशिबो यूज करता है मून ब्रीदिंग के सेकंड फॉर्म डेथ मून को और इससे पहले यह अटैक शानेमी को हिट करता शानेमी वहाँ से गायब हो गया था एंड तभी वहाँ पर एंट्री होती है द स्ट्रांगेस्ट हाशिरा ग्योमे की। और क्योंकि डीमन स्लेयर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे इसलिए कोकोशिबो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। ग्योमे शानेमी से कहता है कि वह अपने घाव में टाके लगा ले, तब तक मैं इस डीमन को संभालता हूँ। जिस पर शानेमी हाँ कहता है और इस हाल में होने की वजह से ग्योमे से माफी भी मांगता है। ग्योमे इस बैटल के लिए तैयार हो जाता है एंड उसकी बॉडी को देखकर कोकोशिबो समझ जाता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कोकोशिबो कहता है कि पिछले 300 सालों में मैंने इतने पावरफुल इंसान को कभी भी नहीं देखा। साथ ही में कोकोशिबो यह भी कहता है कि इसकी बॉडी एट मोस्ट लिमिट यानी कि इसकी पावर के पीक पे है। ग्योमे अपने वेपन को बहुत ही जोर से घुमाता है और बहुत ही ज्यादा गहरी सांस लेने लगता है एंड कोकोशिबो अपने एनवायरनमेंट में यह फील कर पा रहा होता है कि सारी हवा का प्रेशर ग्योमे की तरफ खींचने लगा है। इतनी जोर से वो ब्रीदिंग कर रहा था। बिना टाइम वेस्ट किए ग्योमे अपने पहले अटैक को कोकोशिबो पर करता है जिसे ऑब्वियसली कोकोशिबो डॉज कर लेता है। लेकिन तभी सरप्राइज अटैक के तौर पर ग्योमे दूसरी तरफ से अपने एक्स को फेंकता है। इससे कोकोशिबो अपना डिफेंस प्रॉपर नहीं कर पाता एंड उसे उस एक्स से बचना पड़ता है। तभी ग्योमे अनलीज करता है स्टोन ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म सेलेस्टियस सरफेस स्मैश, लेकिन कोकोशिबो इसे भी डॉज कर लेता है। तभी ग्योमे की चेन से कोकोशिबो के गले के आसपास एक सर्कल बना लेती हैं। जिन चेन्स को काटने की कोशिश कोकोशिबो भी करता है लेकिन वह चेन्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि कोकोशिबो उन्हें काट ही नहीं पाता एंड एट द एंड उसे उस अटैक को डॉज करना पड़ता है। फिर कोकोशिबो ग्योमे की गर्दन पर अटैक करता है। उसके गर्दन को काटने की वह कोशिश करता है लेकिन उसे हिट करने के जस्ट 1 सेकंड पहले ही ग्योमे उसे टच कर लेता है एंड उल्टा हवा में जाकर कोकोशिबो पर ही हमला कर देता है जो कि ऑलमोस्ट कोकोशिबो को हिट कर जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्योमे अपनी चैन से कोकोशिबो की तलवार को पकड़ लेता है और जोर से खींचकर तोड़ भी देता है एंड तभी दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्रीदिंग स्टाइल यूज करते हैं जहाँ पर ग्योमे यूज करता है स्टोन ब्रीदिंग रैपिड कॉन्क्वेस्ट और कोकोशिबो यूज करता है मून ब्रीदिंग वर्ड फ्लावर्स। जिन
अटैक्स का क्लैश बहुत ज्यादा भयानक होता है, जिसके बाद कोकोशिबो रिवील करता है कि वो अपनी तलवार को रीजनरेट भी कर सकता है। और ग्यूमे, जो कि यह बात नहीं जानता था, उसके चेहरे पर एक कट आ जाता है। कोकोशिबो कहता है कि अगर तुम हमें मार भी दोगे तो हम तब भी रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन तुम खुद को रीजनरेट नहीं कर सकते हो। जिसके बाद गुस्से में ग्यूमे बोलता है कि ये चीज उसने मुजान के लिए बचा रखी थी, लेकिन तुम मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो। तभी ग्यूमे अनलीज करता है उसके डीमन स्लेयर मार्क को। तभी हम लोग देखते हैं इनोस्के और कनाओ को, जो कि जेनेत्सु और मुनाता से मिलते हैं, जिन्होंने अपनी फाइट अभी अभी कंप्लीट करी है। उसके बाद फिर हम देखते हैं मोइचिरो को, जो कि अपने एक ही हाथ से अपने अंदर घुसी तलवार को बाहर निकाल लेता है। एंड ये काम करने में उसे बहुत ही ज्यादा दिक्कत आई थी, लेकिन ऑब्वियसली वो ज्यादा देर तक ऐसे लटका नहीं रह सकता। मोइचिरो दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिरता है और एक कपड़े से अपने वुंड को बंद कर लेता है। मोइचिरो जानता था कि ऐसी हालत में वो ज्यादा काम तो नहीं आएगा, लेकिन जो भी मदद उससे हो सकेगी वह जरूर करेगा। एंड यह चीज सोचकर वह अपनी तलवार को उठाता है और फाइट की तरफ भागने लगता है कि तभी उसे दिखता है गेन्या, जो कि मोइचिरो से कह रहा था कि क्या तुम मुझे कोकोशिबो के बाल उठाकर दे सकते हो जो जमीन पर पड़े हुए हैं, जिन्हें खाकर गेन्या रीजनरेट कर सकता है। और फिर वह भी इस फाइट में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं ग्यूमे और कोकोशिबो के फेस ऑफ को, जहाँ पर कोकोशिबो कहता है कि तुमने भी अपने डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन कर लिया है। कोकोशिबो कहता है कि देखने से तो तुम 27 साल के लगते हो, और जो भी इंसान डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करता है वह 25 साल से ज्यादा नहीं जी पाता। और कोकोशिबो अपने इतने ज्यादा एक्सपीरियंस से बता सकता है कि ग्यूमे 24 घंटों के अंदर अंदर ही मारा जाएगा। कोकोशिबो कहता है कि तुमने इतना ज्यादा मेहनत करी, अपनी बॉडी को इतना ज्यादा रिफाइंड बनाया, लेकिन इसका क्या ही मतलब, सिर्फ 27 साल की उम्र में डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करने से तुम मारे जाओगे और तुम्हारा सारा का सारा टैलेंट और पावर वेस्ट हो जाएगा। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें और भी ज्यादा जीना चाहिए? जिस पर ग्यूमे कहता है नहीं, मैं इस डीमन स्लेयर मार्क के स्टोरी के बारे में पहले से ही जानता हूँ। ग्यूमे कहता है कि मेरी लाइफ में ऐसा है ही क्या जिस वजह से मैं रिग्रेट करूँ। ऊपर से अगर तुम्हारी इतनी कमजोर विल पावर है तो तुम कभी भी एक हासिरा कभी भी नहीं बन पाओगे। एंड यह कहते हुए ग्यूमे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर कोकोशिबो कहता है कि अगर तुम डीमन बन जाओ तो तुम अपनी बॉडी और टेक्निक्स को बचा सकते हो। इतनी छोटी सी चीज तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही? फिर ग्यूमे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और अपनी घटिया सी आइडियोलॉजी दूसरों पर थोपना बंद करो। साथ ही वह यह कहता है कि तुमने झूठ कहा, इतिहास में एक ऐसा बंदा भी था जिसने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक किया एंड वह 25 साल से भी ज्यादा जिया। कोकोशिबो बताने की कोशिश करता है कि 25 साल से ज्यादा कोई भी नहीं जिया, लेकिन ग्यूमे स्माइल करते हुए कहता है कि कोई ना कोई तो होगा जो कि 25 साल से भी ज्यादा जिया होगा। कोकोशिबो यह सुनते ही वहाँ पर चुप हो जाता है और ग्यूमे हंसते हुए कहता है, लगता है तुम समझ गए। इससे पहले ग्यूमे अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाता, कोकोशिबो जस्ट उसके सामने आकर उसका गला काटने ही वाला था कि तभी ग्यूमे उसे ब्लॉक कर लेता है और स्टोन ब्रीदिंग से कोकोशिबो पर हमला कर देता है। एंड अगर तुम लोग नहीं समझ रहे हो कि ग्यूमे किसके बारे में बात कर रहा होता है तो मैं आपको बता दूं कि वो यूरिची के बारे में बात कर रहा था। खैर फिर हम देखते हैं शानिमी को, जिसने अपने घाव पर टाके लगा लिए होते हैं एंड अब वो भी बैटल के लिए तैयार था। साथ ही वह भी अनलॉक कर लेता है डीमन स्लेयर मार्क और बिना टाइम वेस्ट करे शानिमी कोकोशिबो पर हमला कर देता है। एंड कोकोशिबो नोटिस करता है कि आज के सारे हासिराज के पास डीमन स्लेयर मार्क है। ग्यूमे और शानिमी दोनों ही सिंक में कोकोशिबो पर हमला करते हैं और शानिमी बताता है कि ग्यूमे और मैंने साथ में कई घंटों तक ट्रेनिंग करी है, जिससे वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा सिंक में अटैक कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि मोइचिरो गिन्या के लिए कोकोशिबो के बाल ले आता है, जिन्हें खाते ही गिन्या इंस्टेंटली खुद को हील कर लेता है। और तभी गिन्या को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो कोकोशिबो की तलवार का टुकड़ा खा ले, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा पावर्स मिल जाएंगी। लेकिन तभी गिन्या को एक आवाज आती है एंड ये डरावनी आवाज थी मुजान किबुत्सुची की, जो कि कोकोशिबो से पूछ रहा था कि उसने कितने पिलर्स को मार दिया और उसे बता रहा था कि वह किसी भी हासिरा को उसके पास न आने दे। और मुजान की आवाज सुनते ही गिन्या वहाँ पर घबरा सा जाता है। कोकोशिबो ग्यूमे और शानेमी दोनों से इम्प्रेस हो जाता है और समझ जाता है कि ये सबसे ताकतवर हासिराज में से एक हैं। खास तौर पर कोकोशिबो ग्यूमे से इम्प्रेस होता है और यह नोटिस करता है कि ग्यूमे अपने वेपन अंधे होने के बाद भी एनवायरमेंट की सारी चीजें ग्यूमे को बता देता है, क्योंकि जब भी ग्यूमे अपने हथियार को फेंकता है उससे प्रोड्यूस्ड वाइब्रेशन से ग्यूमे अपने अपोनेंट के डिस्टेंस को जज कर पाता है और उन्हीं वाइब्रेशन से पूरे एनवायरमेंट की पिक्चर को अपने दिमाग में बना पाता है। कोकोशिबो सोचता है कि उसे शानेमी पर हमला करना चाहिए और उसकी तलवार को भी तोड़ देना चाहिए और वो ऐसा करता भी है, लेकिन शानेमी बहुत ही तेजी से उल्टा कोकोशिबो की तलवार को जमीन पर टच करवा देता है और अपने विंड ब्रीदिंग से कोकोशिबो के गले पर हमला करता है और कोकोशिबो उसे डॉज करने के बाद भी उसके कई सारे बाल काट देता है।
और कोकोशिबो समझ जाता है कि डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक होने के बाद शानेमी और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। कोकोशिबो शानेमी के अटैक से रिकवर कर ही नहीं पाया था कि तभी ग्यूमे अपनी एक्स से उस पर हमला करता है एंड कोकोशिबो के कान को काट देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर शानेमी अपने विंड ब्रीदिंग के थर्ड फॉर्म को यूज करता है, लेकिन कोकोशिबो उसे डॉज कर लेता है, जिसके बाद ग्यूमे और शानेमी कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं, जिसमें ग्यूमे यूज करता है स्टोन ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म को और शानेमी यूज करता है विंड ब्रीदिंग के सेवेंथ फॉर्म को। लेकिन इस अटैक से वो सिर्फ कोकोशिबो की किमोनो को ही काट पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्यूमे और शानेमी के बॉडी पर कट ही कट आ गए होते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि कोकोशिबो अपनी स्वॉर्ड को और भी ज्यादा डिमोनिक बना लेता है और गुस्से में कोकोशिबो कहता है कि अगर वो शानेमी और ग्यूमे को मार देगा तो बाकी हाशिराज को मारना काफी आसान हो जाएगा। फिर हम देखते हैं शानेमी को, जो कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि उसके सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर दोनों ही कट चुकी थी। लेकिन और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात तो यह थी कि अगर कोकोशिबो के अटैक से ग्यूमे उसे नहीं बचाता तो शानेमी अपने दोनों हाथ को ही खो चुका होता और यह बात शानेमी अच्छी तरीके से जानता है। जिसके बाद हम देखते हैं कगाया ओबयाशिकी के बेटे किरिया को, जिसकी बड़ी बहन उससे कहती है कि क्या अपर मून 1 को मारने के लिए ग्यू और तांजीरो को हमें भेज देना चाहिए क्योंकि अपर मून 1 बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिस पर किरिया उसे साफ मना कर देता है एंड वह कहता है कि ग्यू और तांजीरो दोनों को ही मुजान की तरफ जाना होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ग्यूमे, शानेमी, मोइशिरो और गिन्या साथ मिलकर अपर मून 1 को हरा सकते हैं। जिसके बाद वापस हम बैटल को देखते हैं जहाँ पर कोकोशिबो अनलीज करता है उसके मून ब्रीदिंग के सेवेंथ फॉर्म को, मिरर लूनर शाइन, जिससे बहुत ही स्पीड में कई सारी शॉक वेव्स ग्यूमे और शानेमी की तरफ बढ़ती हैं एंड बिना टाइम वेस्ट किए कोकोशिबो अनलीज करता है मून ब्रीदिंग के एथ फॉर्म को, जो अटैक ऑलमोस्ट शानेमी को हिट कर जाता है एंड उसके पैरों पर कई सारे कट आ जाते हैं एंड इससे शानेमी इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो अपनी सारी स्किल, सारी पावर्स को यूज कर रहा है सिर्फ कोकोशिबो से बचने के लिए एंड एक्चुअली फाइट में किसी काम का भी नहीं आ रहा, बस ग्यूमे के लिए एक बर्डन बन रहा है। तभी कोकोशिबो अनलीज करता है उसकी मून ब्रीदिंग के 9th फॉर्म को, डिसेंडिंग मून परपेचुअल फेज, जिस अटैक से शानेमी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और यह देखकर ग्यूमे काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन शानेमी कहता है कि मेरे बारे में भूल जाओ और इस अपर मून 1 को मारने की सोचो। तभी कोकोशिबो शानेमी को खत्म करने के लिए मून ब्रीदिंग के 10th फॉर्म को अनलीज करता है और वह अटैक ऑलमोस्ट शानेमी को हिट करने ही वाला था। तभी वहाँ पर मोइचिरो आ जाता है और शानेमी को बचा लेता है, यह कहते हुए कि वह शानेमी को मरने नहीं देगा। जिसके बाद हम देखते हैं गिन्या को, जो कि काफी दूर से इस बैटल को देख रहा था। वह एक्चुअली तो मदद करना चाहता था, लेकिन वह कोकोशिबो की पावर से काफी ज्यादा डरा हुआ था कि किसी भी सेकंड कोकोशिबो आकर उसे काट देगा। लेकिन तभी उसे याद आती है मोइचिरो, ग्यूमे और उसके बड़े भाई शानेमी की, और तभी उसे तांजीरो की एक बात याद आती है कि सबसे कमजोर इंसान में ही सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है, क्योंकि एनिमी का मानना है कि तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो तो तुम उसका क्या ही बिगाड़ पाओगे, इसलिए वह सबसे कम ध्यान देगा तुम्हारे ऊपर और बस वही मौका होगा एक अनएक्सपेक्टेबल ब्लो देने का। और यही चीज सोचते हुए गिन्या अपनी पॉकेट से कोकोशिबो की टूटी हुई तलवार निकालता है और अपना बेस्ट देने के लिए कोकोशिबो की तलवार को ही निकाल जाता है। ग्यूमे यूज करता है स्टोन ब्रीदिंग के 6th फॉर्म को, लेकिन कोकोशिबो उसे इंटरप्ट कर देता है मून ब्रीदिंग के 16th फॉर्म को यूज कर। इस पॉइंट तक ग्यूमे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि कोकोशिबो के पास अनगिनत मूव्स हैं। ग्यूमे पूरी तरीके से कंसंट्रेट करने लगता है कि आखिर कोकोशिबो की बॉडी मूव कैसे कर रही है और उसके सेंसेस इतने ज्यादा फास्ट कैसे हैं। कोकोशिबो अपना एक और पावरफुल अटैक करने के लिए ग्यूमे की तरफ बढ़ता है और तभी मात्र 1 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन ग्यूमे को दिखता है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, द सी थ्रू वर्ल्ड, और यह देखकर ग्यूमे पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं मोइचिरो को, जो कि एक सरप्राइज अटैक करने वाला था ताकि ग्यूमे और शानेमी को कोई ओपनिंग मिल सके और वो उस पर हमला कर सके, और इंस्टेंटली ग्यूमे समझ जाता है कि मोइचिरो क्या करना चाहता है और यही बात वह शानेमी से भी कहता है। एंड अब कोकोशिबो के ऊपर 3 तरफ से 3 हाजिराज एक साथ हमला करने वाले थे, लेकिन कोकोशिबो वो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है कि वह सारे हाजिराज को एक बार में ही खत्म कर देगा और इसके लिए वो यूज करता है मून ब्रीदिंग के 14th फॉर्म को, लेकिन किसी तरीके से तीनों हाजिराज उस अटैक को डॉज कर लेते हैं। और तभी ग्यूमे अपनी माला का एक जुजू बीड कोकोशिबो के हाथ पर फेंकता है, जिससे कोकोशिबो कंफ्यूज हो जाता है और 1 सेकंड के लिए ही सही उसका ध्यान बढ़ जाता है। तभी शानेमी यूज करता है विंड ब्रीदिंग के 1st फॉर्म को, जिससे कोकोशिबो पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है और एट द सेम टाइम ग्यूमे अपने वेपन को कोकोशिबो पर फेंकता है और उसके राइट कंधे को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। वहीं दूसरी तरफ से मोइचिरो कोकोशिबो के पेट पर अपनी तलवार को घुसा देता है और कोकोशिबो यह देखकर शॉक्ड रह जाता है
है कि आखिर मोइचिरो ने उसके अटैक को डॉज कैसे करा, और फाइनली ये कंक्लूजन निकालता है कि मोइचिरो ने भी द सी थ्रू वर्ल्ड यानी कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड अनलॉक कर लिया है, और साथ ही में वह यह भी समझ जाता है कि ग्यूमे भी सी थ्रू वर्ल्ड या ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को अनलॉक कर लिया है। बट इंस्टेंटली कोकोशिबो अपने हाथ को हील कर लेता है और बस वो मून ब्रीदिंग के 16 फॉर्म को यूज करने ही वाला था कि हम देखते हैं गेन्या को, जिसने कोकोशिबो की तलवार खा ली थी, एंड अब वो काफी ज्यादा डिमोनिक दिख रहा होता है और उसकी गन भी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। गेन्या कोकोशिबो पर एम करता है और शूट कर देता है, लेकिन कोकोशिबो उन गोलियों को ब्लॉक कर लेता है और तभी वो बुलेट्स कोकोशिबो की तलवार से टकराकर अपने डायरेक्शन को ही चेंज कर देती हैं और कोकोशिबो की बॉडी में जाकर घुस जाती हैं। और कोकोशिबो नोटिस करता है कि गेन्या की जो गन है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई है और गेन्या भी अब पहले से काफी ज्यादा डिमोनिक दिख रहा होता है। तभी उन बुलेट्स के अंदर से या कह लो कोकोशिबो की बॉडी के अंदर से कई सारे पेड़ों की ब्रांचेस निकलने लगती हैं, जिससे कोकोशिबो हिल ही नहीं पाता और एक ही जगह फंस जाता है। कोकोशिबो समझ जाता है कि यह एक ब्लड डिमन आर्ट है, इसका मतलब गेन्या ने उसकी बॉल और उसकी ब्रोकन स्वॉर्ड को खा लिया है, लेकिन उससे क्या ही फर्क पड़ता है। अब ग्यूमे और शानेमी जस्ट उसके सामने हैं और उसके ऊपर अटैक करने ही वाले थे, और इसी मोमेंट पर कोकोशिबो को बहुत टाइम के बाद अपनी जान का खतरा महसूस होता है। तभी उसे याद आता है कि आखिरी बार उसे अपनी जान का खतरा कब लगा था, आज से तकरीबन 400 साल पहले, जब वो अपने भाई यूरिची से मिलता है, जो कि उस टाइम तक बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो गया था और उसकी एज 80 साल से भी ज्यादा की थी। और यह ऑब्वियसली काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि जिन लोगों के पास भी डीमन स्लेयर मार्क होता है वह 25 साल से ज्यादा जी ही नहीं पाते। यूरिची कोकोशिबो से कहता है कि भाई यह बात दिल दहला देने वाली है। यहाँ पर कोकोशिबो पूरी तरीके से कंफ्यूज था कि आखिर उसे करना क्या चाहिए। ना ही उसे यूरिची पर गुस्सा आ रहा था और ना ही उसे मारने का मन कर रहा था। बट तभी यूरिची अपनी तलवार को पकड़ता है और फाइटिंग स्टैंड ले लेता है, जो कि इतना ज्यादा डरावना था कि कोकोशिबो के पसीने निकलने लगते हैं। इंस्टेंटली यूरिची कोकोशिबो का गला काट देता है। कोकोशिबो का गला जो कि ऑलमोस्ट पूरा कट चुका था, एंड जैसे कोकोशिबो को रियलाइज होता है कि उसका छोटा भाई उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, भले ही कोकोशिबो डीमन बन चुका हो, तब भी वो यूरिची की पावर के आसपास भी नहीं है। और यह सोचते ही फिर से सारी बचपन की जेलसी और हेट्रेड कोकोशिबो के दिमाग में आने लगती है। कोकोशिबो की पूरी इच्छा थी कि वह यूरिची को मार दे, लेकिन ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं कर सकता था, ऐसा तो मुजान भी नहीं कर सकता था। इसलिए कोकोशिबो जानता था कि यूरिची के अगले अटैक में वो उसे मार देगा, लेकिन यूरिची अगला अटैक करता ही नहीं, या फिर कह लो वो कर ही नहीं पाता, क्योंकि उस जगह खड़े खड़े यूरिची मारा जाता है। एंड मरने के बाद भी यूरिची अपने पैरों पर खड़ा था। और फिर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में कोकोशिबो जोर से चिल्लाता है और उसकी बॉडी से कई सारे स्लेसेस बाहर निकलते हैं, जिससे सारे के सारे डीमन स्लेयर कट जाते हैं और कोकोशिबो की बॉडी में से कई सारी ब्लेड्स बाहर निकल जाती हैं। मोइचिरो पूरी ताकत से अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और सोचने लगता है कि वो मरने वाला है, और मरने से पहले वो किसी काम का नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ गेन्या 20 से आधा कट चुका था। फिर इन सब के बाद ग्यूमे और शानेमी फिर से कोकोशिबो पर हमला करते हैं। मोइचिरो अपने स्वॉर्ड को और भी ज्यादा ताकत से पकड़ता है और सडनली उसकी तलवार का कलर रेड होने लगता है, और इससे कोकोशिबो को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि उसकी बॉडी के ऑर्गन्स आग में जल रहे हों। और कोकोशिबो का ध्यान थोड़ी देर के लिए बट गया था। शानेमी अपनी पूरी ताकत लगाकर कोकोशिबो के गले पर हमला करता है। वहीं दूसरी तरफ जमीन पर लेटा हुआ गेन्या अपनी ब्लड डिमन टेक्निक को एक्टिवेट करता है और कोकोशिबो की पीठ में से एक और पेट निकल जाता है, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर कोकोशिबो डिसाइड करता है कि वह गेन्या को पूरी तरीके से काट देगा। बट समहाउ वो अपने अटैक को लॉन्च ही नहीं कर पाता, और इसी बात का फायदा उठाकर ग्यूमे उसके सर पर हमला कर देता है, लेकिन समहाउ कोकोशिबो खुद की गर्दन को कटने से बचा लेता है। तभी ग्यूमे अपनी एक्स को नीचे से कोकोशिबो पर हमला करता है, लेकिन कोकोशिबो अपनी तलवार से उसे भी ब्लॉक कर लेता है और गुस्से में चिल्ला पड़ता है, क्योंकि वह अपने ब्लड डिमन आर्ट को एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहा था। तभी कोकोशिबो की नजर जाती है मोइचिरो की तलवार पर, जो कि अब रेड कलर का हो चुका था, और उसे अपने पास्ट की एक मेमोरी याद आती है, जहाँ पर वह अपने भाई यूरिची से पूछता है कि आखिर तुम अपना सक्सेसरशिप किसको देना चाहोगे, क्योंकि इस दुनिया में अपने जितना पावरफुल कोई है ही नहीं। जिसके जवाब में यूरिची उससे कहता है कि हम उतने भी महान नहीं है जितना तुम हमें समझते हो। ऐसा दिन जरूर आएगा जब आने वाली जनरेशन हमारी पावर को एक्सीड कर जाएगी। हमें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे आने वाली जनरेशन पर पूरा भरोसा है। फिर हम देखते हैं शानेमी हवा में छलांग लगाता है और ग्यूमे के वेपन पर अपनी तलवार को जोर से हिट करता है, ताकि वो कोकोशिबो की गर्दन को काट सके। और तभी उन दोनों के ही वेपन्स का कलर चेंज होकर ब्राइट रेड हो जाता है, और अपनी पूरी ताकत लगा देने के बाद फाइनली वो कोकोशिबो का गला काट देते हैं। सर कटते ही जो चीज कोकोशिबो को याद आती है वह थी यूरिची के शब्द,
खुद कि कैसे हमारी आने वाली जनरेशन हमें सरपास कर देगी और वो जनरेशन हमसे भी ज्यादा स्पेशल होगी। और यह कहते हुए यूरिची स्माइल करता है। फिर कोकोशिबो को समझ में आने लगती है कि वह किस डीमन स्लेयर से फाइट कर रहा है, वह सच में ही स्पेशल है। डीमन स्लेयर्स ने कई सारे अपर मून्स को हरा दिया और हर बार अपने लिमिट को सरपास किया। अपर मून्स जो कि इनसे कई ज्यादा पावरफुल और हमारे पास कई सारे एडवांटेज थे, जैसे कि ब्लड डीमन आर्ट और रीजनरेशन, लेकिन इन सब के बावजूद भी इन नॉर्मल ह्यूमंस ने हमें हरा दिया था। यहाँ तक कि इन्होंने अपने हथियार को भी ब्राइट रेड कर दिया, जबकि ये तो सन ब्रीदिंग का भी यूज नहीं करते। फिर कोकोशिबो सोचता है कि हमारी अगली जनरेशन हमसे पावरफुल होगी, इसमें आखिर अच्छी क्या बात है, क्योंकि कोकोशिबो को हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए सर कट जाने के बाद भी वो अपनी बॉडी को मूव करता है। ग्यूमे समझ जाता है कि अभी कोकोशिबो मरा नहीं है, इसलिए वह सानेमी को बार बार अटैक करते रहने के लिए कहता है और साथ ही में यह भी कहता है कि वह गिन्या और मोइचिरो के सेक्रीफाइस को खाली जाने नहीं देंगे। और यह चीज सुनते ही सानेमी की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह बहुत ही गुस्से में विंड ब्रीदिंग के 8th फॉर्म फर्स्ट गेल फ्लैश को अनलीज करता है और ग्यूमे यूज करता है स्टोन ब्रीदिंग के 5th फॉर्म को, स्टोन व्हील ऑफ जस्टिस को। कोकोशिबो समहाउ इन दोनों के अटैक को डॉज कर लेता है और मोइचिरो के हाथ को भी काट देता है और उसके ब्लेड को अपनी बॉडी से निकालने लगता है और धीरे धीरे कोकोशिबो का सर वापस से रीजनरेट होने लगता है। और पूरे रीजनरेट होने के बाद हम देखते हैं कोकोशिबो का असली फॉर्म, जो कि बिल्कुल एक इंसान की तरह दिख ही नहीं रहा था। यह वाला फॉर्म पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन ग्यूमे और सानेमी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो कंटिन्यूअसली उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे और कोकोशिबो को यकीन हो जाता है कि अब वो इन दोनों से नहीं हारने वाला। लेकिन तभी वो सानेमी की तलवार का रिफ्लेक्शन देखता है और उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये तो कोकोशिबो है। कोकोशिबो को यूरिची की बात याद आने लगती है। यूरिची उससे पूछता है कि तुम्हें इस दुनिया का सबसे ताकतवर समुराई ही बनना था ना, जो सुनकर कोकोशिबो चुप हो जाता है। जिसके बाद यूरिची कहता है कि तुम्हारे बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समुराई मुझे ही बनना है। और तभी कोकोशिबो वो खुद से पूछता है कि क्या ये समुराई का फॉर्म है, क्या यह सच में वही है जो मैं चाहता था। और सडनली वो नोटिस करता है कि जहाँ पर मोइचिरो ने तलवार से काटा था वह जगह धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगती है। और कोकोशिबो का ध्यान बढ़ते ही ग्यूमे और सानेमी अपने वेपन से कोकोशिबो की न्यू ग्रोन हेड फिर से धड़ से अलग कर देते हैं। धीरे धीरे कोकोशिबो की बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लगती है, लेकिन कोकोशिबो सोचने लगता है कि मैं इतना जल्दी नहीं मर सकता। और तभी उसे याद आता है जब यूरिची ने उसे कहा था दिस इज हार्ट रेंचिंग ब्रदर। और इसी के साथ फाइनली कोकोशिबो या फिर कह लो अपर मून 1 की मौत हो जाती है। एंड जो कोकोशिबो होता है वह खुद से ही सवाल करने लगता है कि क्या इसलिए मैंने इतना लंबा जिया, क्या मेरा डीमन बनने का कारण यह था कि मैं मरने से डरता था, क्या मुझे ताकत की इतनी भूख थी कि मैंने कई इंसानों को मार दिया। कोकोशिबो को खुद के एक्शन पर शर्म आ रही होती है एंड वह फाइनली समझ जाता है कि वह बस यूरिची की तरह बनना चाहता था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कोकोशिबो और यूरिची की बैक स्टोरी। कोकोशिबो के पास्ट को वह खुद ही नरेट करता है एंड वह बताता है कि जो लोग किसी से जलते नहीं हैं वो बहुत ही लकी होते हैं और वो इतने लकी इसलिए होते हैं क्योंकि कभी भी वो ऐसे इंसान से नहीं मिले जो इंसान पूरी तरीके से परफेक्ट हो और उसे हराने का कोई रास्ता न हो। कोकोशिबो बताता है कि यूरिची और वो ट्विंस ब्रदर थे और जिस टाइम पर वो दोनों पैदा हुए थे उस टाइम पर जो लोग होते हैं वो ट्विंस ब्रदर को अनलकी मानते थे, क्योंकि ट्विंस में हमेशा सक्सेस के लिए लड़ाई होती थी। यूरिची जब पैदा हुआ था तब उसके पैर पर एक अजीब सा बर्थ मार्क था और क्योंकि वैसे भी ट्विंस अनलकी होते हैं इसलिए उनके फादर ने एक ऑर्डर दिया यूरिची को मार देने का। लेकिन जैसे ही यह बात यूरिची के उसकी मॉम को पता चली उन्होंने अपना आपा ही खो दिया और अपने हस्बैंड पर ही अटैक कर दिया। जिसके बाद यह फैसला हुआ कि जैसे ही यूरिची 10 साल का होगा उसे मंदिर भेज दिया जाएगा और एक प्रिस्ट बना दिया जाएगा और वैसे ही दोनों ट्विंस ब्रदर को एक दूसरे से दूर रखा जाता है और इसी वजह से मिचिकात्सु को यूरिची पर बहुत ही दया आती थी। एंड बाय द वे यूरिची का ह्यूमन लाइफ में नाम होता है मिचिकात्सु, जहाँ पर एक तरफ मिचिकात्सु को सारी चीजें प्रॉपर मिल रही होती हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर खाना और कपड़े मिल रहे थे, वहीं यूरिची को कुछ भी प्रॉपर नहीं मिल रहा होता है। उसे एक छोटा सा कमरा दे दिया गया था जहाँ पर कम से कम फैसिलिटीज थी और उसका बाहर निकलना भी अलाउड नहीं था और इसी वजह से मिचिकात्सु को अपने भाई पर बहुत ही दया आती थी। जब भी उसकी मॉम अपने कमरे से बाहर निकलती थी यूरिची दौड़कर उसकी मॉम को जाकर गले लगा लेता और हमेशा उनसे चिपक कर रहता था। फिर एक दिन जब मिचिकात्सु के फादर नहीं देख रहे थे तब वो चुपके से रूम में घुस जाता है और वहाँ जाकर वह यूरिची को खुद के हाथों से बनाए हुए फ्लूइड देता है। यूरिची एक बहुत ही अलग टाइप का बच्चा था जो कि ना तो कभी स्माइल करता और ना ही कभी किसी से बात करता था और इसलिए लोगों का मानना था कि वह बहरा है और उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर एक दिन जब दोनों भाई 7 साल के थे तब मिचिकात्सु उसकी रेगुलर ट्रेनिंग कर रहा था।
यूरिची चुपचाप मिचिकासु को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा था और तभी उसने पहली बार कुछ बोला। वो मिचिकासु से पूछता है कि क्या तुम्हारा सपना स्ट्रॉन्गेस्ट सामुराई बनने का है, और एकदम से यूरिची के मुंह से यह सब सुनकर मिचिकासु तो शॉक्ड ही रह जाता है और उसके हाथों से तलवार भी नीचे गिर जाती है। तभी यूरिची स्माइल करता है और वह कहता है कि अगर तुम स्ट्रॉन्गेस्ट बनोगे तो मैं सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा। हालांकि मिचिकासु को उस पर दया जरूर आई थी, लेकिन वह उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि वह समझता था कि यूरिची एक क्राई बेबी है जो अपनी मॉम को देखकर बार बार उनके पास भाग जाता है, और यह सब सिर्फ एक गैरों की निशानी है। जिसके बाद से रोज ट्रेनिंग के टाइम पर यूरिची दूर से खड़ा होकर ट्रेनिंग को देख रहा था, और एक दिन मिचिकासु के ट्रेनर को उस पर दया आई और वह यूरिची से कहते हैं कि तुम भी एक बार स्वॉर्ड को चलाकर देखो। वह यूरिची को सिखाते हैं कि स्वॉर्ड को कैसे पकड़ते हैं और एक बेसिक स्टंट भी सिखाते हैं। फिर वो ट्रेनर यूरिची से कहता है कि तुम अपनी पूरी ताकत लगाओ और मुझ पर हमला करो, और यूरिची वैसा ही करता है। मिचिकासु और उसका ट्रेनर शॉक्ड रह जाते हैं यह देखकर कि यूरिची बहुत ही स्पीड में 4 बहुत ही पावरफुल अटैक्स उस ट्रेनर पर करता है, जिससे वो ट्रेनर जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और यह काम सिर्फ एक 7 साल का बच्चा पहली बार तलवार को हाथ में लेकर करता है। जिसके बाद से यूरिची का इंटरेस्ट सामुराई बनने में रहा ही नहीं। उसने जब ट्रेनर को मारा तब उसे बहुत ही बुरा लगा और अंदर से अलग ही गिल्ट फील हुआ, और ऑब्वियसली मिचिकासु जानना चाहता था कि आखिरकार कैसे। जिस पर फाइनली यूरिची बता देता है कि जैसे ही ट्रेनर ने सांस ली तो उसकी लंग्स एक्सपेंड हो गई, और ट्रेनर के मसल्स के मूवमेंट से यूरिची को पता चल गया कि वह कब और कैसे अटैक करने वाला है। 7 साल का मिचिकासु जब यह सुनता है तब उसे समझने में बहुत ही दिक्कत आई, लेकिन वह इतना तो समझ ही गया था कि यूरिची को जिंदा चीजों की आर पार दिखाई देता है। और इससे मिचिकासु को पहली बार जेलसी की फीलिंग आई थी कि आखिर यूरिची इतना ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकता है, लेकिन इतना गिफ्टेड होने के बाद भी यूरिची को फाइट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यूरिची कहता है कि सामुराई बनने से तो बेटर होगा कि मैं तुम्हारे साथ पतंग उड़ाऊं, और उस रात मिचिकासु समझ जाता है कि यूरिची के कमाल के टैलेंट की वजह से ही उल्टा मिचिकासु को ही मंदिर भेज दिया जाएगा पृष्ठ बनने के लिए। मिचिकासु यह सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर यूरिची आ जाता है और वह मिचिकासु को बताता है कि उनकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही और वह कल सुबह सुबह वह यह घर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन वह मिचिकासु को कभी भी नहीं भूल पाएगा और उसकी दी हुई फ्लूट वह मरते दम तक अपने पास ही रखेगा। जिसके बाद अगले दिन मिचिकासु उसकी मॉम की लिखी हुई डायरी एंट्री पढ़ता है, जिसमें उसकी मॉम ने लिखा था कि यूरिची जानता था कि उसके टैलेंट की वजह से अगला सक्सेसर उसे बनाएंगे, और वह यही कारण था जिस वजह से यूरिची घर को छोड़कर चला गया। साथ ही में यह भी पता चलता है कि उसकी मॉम का लेफ्ट साइड काफी हद तक पैरालाइज्ड हो गया था, जिस वजह से जब भी यूरिची उन्हें देखता था तो वह उनके लेफ्ट साइड को सपोर्ट करने के लिए उनके पास दौड़ा हुआ आता था। और अब मिचिकासु को समझ में आता है कि यूरिची कोई डरपोक नहीं था, वो तो एक्चुअली में इतना ज्यादा समझदार था कि उसे पता था कि उसकी मॉम को एक बीमारी है, और 10 साल से बीमार होने के बाद भी मिचिकासु को कभी भी समझ में आया ही नहीं। और मिचिकासु की जेलसी इस लेवल तक पहुंच गई थी कि वह बस चाहता था कि यूरिची मारा जाए। फिर उसके फादर ने यह डिसाइड किया कि वो यूरिची को अगला सक्सेसर बनाएंगे, और इसके लिए उन्होंने अपना एक आदमी भेजा टेम्पल में। लेकिन जो यूरिची कभी टेम्पल आया ही नहीं, और सभी लोग यह सोचने लगे कि उसका कोई हादसा हुआ है और वह मारा गया है। और यूरिची जो कि जिंदा था उसने फिर कभी भी एग्जिस्टिंग फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करी। एंड ये सब हो जाने के 10 साल बाद हम देखते हैं कि मिचिकासु की अब शादी हो चुकी है और उसकी एक फैमिली भी है। लेकिन एक दिन मिचिकासु और उसके कुछ सैनिकों का एक सामना हो जाता है एक बहुत ही ताकतवर डीमन से। वो डीमन मिचिकासु के साथ सारे लोगों को मार देता है, और बस वह मिचिकासु को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर यूरिची आ जाता है और सिर्फ एक ही स्लाइस में उस डीमन को काट देता है। यूरिची अपने भाई से माफी मांगता है क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा लेट आया और मिचिकासु के सैनिक को नहीं बचा पाया। और जैसे ही मिचिकासु देखता है कि यूरिची उससे भी ज्यादा पावरफुल है, इस सेकंड से उसकी शांति और सुकून वाले दिन में खत्म हो जाते हैं। उसकी जेलस के कारण मिचिकासु अपने फैमिली को छोड़ देता है और यूरिची की तरह एक डीमन स्लेयर बन जाता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि यूरिची ने ही सबको ब्रीदिंग स्टाइल सिखाई है। पहले के सारे डीमन स्लेयर सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ पे ही डिपेंडेंट रहते थे, लेकिन यूरिची ने उन्हें सिखाया सन ब्रीदिंग। हालांकि सन ब्रीदिंग इतना ज्यादा पावरफुल टेक्निक है कि उसे कोई भी डीमन स्लेयर सीख ही नहीं पाता। इसलिए सभी डीमन स्लेयर ने खुद की एक अलग सन ब्रीदिंग से डेरिव टेक्निक बनाते हैं, जैसे कि फायर ब्रीदिंग, वाटर ब्रीदिंग एक्सेट्रा। और ये सारी चीजें उन्हें यूरिची ही सिखाता है, जिसमें डीमन स्लेयर की पावर तो बढ़ जाती है, साथ ही में मिचिकासु का डीमन स्लेयर मार्क भी अनलॉक हो जाता है। मिचिकासु खुद यूरिची का ट्विन ब्रदर होने के बाद भी वो सन ब्रीदिंग को सीख ही नहीं पाता, और ना चाहते हुए भी उसे खुद की एक टेक्निक बनानी पड़ती है, विच इज मून ब्रीदिंग, जो कि ऑब्वियसली सन ब्रीदिंग से कमजोर है।
फिर सारे डीमन स्लेयर को धीरे धीरे पता चलता है कि डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करने की एक कीमत भी होती है और वो है उनकी लाइफ स्पैन, और अब वो सिर्फ 25 साल तक ही जी सकते हैं। और जैसे ही यह न्यूज सारे डीमन स्लेयर में फैलती है, सभी डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि डीमन स्लेयर की सबसे ताकतवर जनरेशन कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगी। और मिचिकासु भी यह सब चीजें सुनकर परेशान था। जिसके बाद मिचिकासु का मुलाकात होता है मुजान किबुत्सुची से, और वो उसे अमर बनने के बदले में डीमन बनने का ऑफर देता है। और थोड़ा ही सोचने के बाद मिचिकासु उस ऑफर को भी एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद मिचिकासु बन जाता है अपर मून 1 कोकोशिबो। जिसके बाद ऑफ कोर्स वो डीमन स्लेयर को छोड़ देता है और उल्टा उन्हें ही हंट करना शुरू कर देता है। और फाइनली कोकोशिबो की अगली मुलाकात यूरिची से होती है जब वो 80 साल से भी ज्यादा का हो गया था। यूरिची बस एक ही झटके में कोकोशिबो की बॉडी को 2 टुकड़े कर देता है और अपने बुढ़ापे की वजह से अपने पैरों पर ही खड़ा खड़ा यूरिची मारा जाता है, वह भी अनडिफीटेड। यहाँ तक कि मुजान भी उसे एक स्क्रैच भी नहीं दे पाया। और कोकोशिबो इतनी ज्यादा परफेक्शन से वो कुछ ज्यादा ही जेलसी था, और कोकोशिबो को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो यूरिची के मरे हुए शरीर पर अपना सबसे पावरफुल अटैक कर देता है। हालांकि कोकोशिबो को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब यूरिची को काट देने के बाद इसके कपड़े में से एक लड़की की बनी फ्रूट मिलती है, जो कि खुद मिचिकासु ने उसे दी थी। और 7 साल की उम्र में यूरिची ने उसे बताया था कि वो इस फ्रूट को मरते दम तक अपने पास ही रखेगा, और ठीक वैसा ही होता है। यह देखकर कोकोशिबो की आंखों में से आंसू आने लगते हैं कि उसका भाई डीमन बनने के बाद भी उसे कितना ज्यादा प्यार करता था। लेकिन यूरिची के हर एक चीज में परफेक्ट होने की वजह से कोकोशिबो अभी भी उसे चिढ़ता था। कोकोशिबो 400 सालों से जिंदा रहा, लेकिन कभी भी वो यूरिची के फेस को नहीं भूल पाया। यूरिची बिल्कुल ही एक सूरज की तरह था और उसके आसपास के लोग हमेशा चाहते थे कि यूरिची उनके साथ ही रहे। लेकिन कोकोशिबो, जो कि हमेशा उसके भाई को सरपास करना चाहता था, अंत में वो मारा गया और गायब हो गया। और ऐसा करने की प्रोसेस में कोकोशिबो अपने घर को, अपनी फैमिली को और अपनी इंसानियत तीनों को ही छोड़ दिया था। यूरिची को मिटाना तो दूर की बात है, यूरिची की बनाई हुई सन ब्रीदिंग को कोकोशिबो और मिजान मिलकर भी नहीं मिटा पाए, जबकि कोकोशिबो और मुजान दोनों का ही पूरी कोशिश थी कि वो सारे सन ब्रीदिंग यूजर को मार दे। मिचिकासु अपने आखिरी समय में वो यूरिची से पूछता है कि हम दोनों ट्विंस ब्रदर थे, फिर भी हमें इतना फर्क क्यों था। और यूरिची से यह पूछते हुए कोकोशिबो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि कोकोशिबो के डिसइंटीग्रेट होने के बाद उसके कपड़ों में से वही फ्लूट मिलती है जो कि उसने यूरिची को दी थी, और बाद में यूरिची को मारते टाइम तक ही उसके पास थी। लेकिन कोकोशिबो वो भले ही डिसइंटीग्रेट हो गया था, लेकिन सानेमी अभी भी अंधाधुन उस पर हमला कर रहा था और ग्यूमे उसे रोकता है, और साथ ही यह देखता है कि सानेमी ऑलरेडी बेहोश हो गया है और अपनी बेहोशी की हालत में भी वह कोकोशिबो से फाइट कर रहा है। यह देखकर ग्यूमे बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तभी ग्यूमे की नजर पड़ती है गिन्या पर, जो कि ऐसी हालत में अभी भी जिंदा था। ग्यूमे दौड़कर गिन्या के पास जाता है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी गिन्या जिंदा था। और वह ग्यूमे से कहता है कि मुझे छोड़िए और तोकितो-सान की मदद कीजिए। और गिन्या को इतनी बुरी हालत में देखकर ग्यूमे वहाँ पर रो पड़ता है। फिर ग्यूमे शानेमी को गिन्या के पास लिटा देता है, और जैसे ही गिन्या देखता है कि शानेमी जिंदा है, उसे बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील होता है। उसके बाद ग्यूमे जाता है म्यूचिरो के पास। ग्यूमे देखता है कि म्यूचिरो की आधी बॉडी कटी हुई है और वो खुली आंखों से सीलिंग को देख रहा था। और हाँ, इस पॉइंट तक म्यूचिरो की मौत हो चुकी थी, और म्यूचिरो को इस हालत में देखकर ग्यूमे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर ग्यूमे म्यूचिरो की आंखों को बंद करते हुए कहता है कि तुम्हारे और गिन्या के बिना हम अपर मून 1 को कभी भी हरा नहीं पाते। जिसके बाद वो म्यूचिरो की आंखों को बंद कर देता है। जिसके बाद ग्यूमे रोते हुए कहता है कि आज ही हम मुजान को हरा देंगे और उसे मार देंगे, बाद में हम तुमसे मिलने जरूर आएंगे। और जैसे ही म्यूचिरो इस वर्ल्ड में अपनी आंखों को बंद करता है, उसकी आंखें खुलती हैं आफ्टर लाइफ में, जहाँ पर उसका भाई यूचिरो तोकितो जस्ट उसके सामने ही खड़ा था, जो कि रोते हुए म्यूचिरो से कहता है कि तुम यहाँ पर मत आओ, अभी तुम्हारा मरने का टाइम नहीं है। यह सुनते ही म्यूचिरो भी रोने लगता है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी, लेकिन उसका भाई अभी भी उसकी तारीफ नहीं कर रहा और उल्टा उसे वहाँ से जाने के लिए कह रहा है। योइचिरो म्यूचिरो से कहता है कि तुमने आखिर इतनी मेहनत करी ही क्यों, जबकि तुम वहाँ से भाग सकते थे। जिसका जवाब म्यूचिरो देता है कि भले ही मैं मारा जाता, लेकिन मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकता था। जिसके बाद म्यूचिरो कहता है कि जब से हमारी फैमिली मर गई, तब से हमने काफी बुरा टाइम देखा है, लेकिन फिर जब वो डीमन स्लेयर बना, तब उसने कई सारे नए दोस्त बनाए, और बहुत ही थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन अपने दोस्तों के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करा। और भले ही कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, म्यूचिरो भागा नहीं, और इसलिए वो अपने भाई से कहता है कि प्लीज मेरी लाइफ को पॉइंटलेस मत बोलो, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे ऐसे कहने से उतना दर्द होता है जितना पूरी लाइफ में आज तक नहीं हुआ। जिस पर योइचिरो सॉरी कहता है, और वह बोलता है कि वह चाहता था कि तुम मारे ना जाओ, जैसे कि मैं और हमारे पेरेंट मारे गए। जिसके बाद हम देखते हैं शानमी को, जिस
से होश आ चुका था और वह गेन्या को ऐसी हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था। शानेमी चिल्लाने लगता है और वह कहता है कि मैं तुम्हें समहाउ ठीक कर दूंगा, जिस पर गेन्या कहता है कि अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता और वह शानेमी से सॉरी कहता है एंड वो माफी मांगता है कि वो किसी काम का नहीं था, जिस पर शानेमी रोते हुए उसे ऐसे कहने से मना करता है और शानेमी को थैंक यू बोलते हुए गेन्या वहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। शानेमी भी कहता है कि वो गेन्या को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और वह किसी काम का नहीं रहा और मरने से जस्ट पहले गेन्या कहता है कि तुम अब तक के सबसे बेस्ट भाई थे और मेरी आखिरी विश यही रहेगी कि तुम मेरी तरह बेमौत ना मारे जाओ। और इतना कहते ही गेन्या पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। यह सुनते ही शानेमी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है और फाइनली वो अपने आखिरी बचे हुए फैमिली मेंबर को भी खो देता है। लेकिन ग्यूमे शानेमी के पास आता है और वह कहता है कि अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुई, खड़े हो जाओ शानेमी, अभी हमें मुजान किबुसुची को भी मारना है ताकि मोइचिरो और गेन्या की सेक्रीफाइस खाली ना जाने पाए। फिर डिमन स्लेयर क्रो सभी में मैसेज फॉरवर्ड कर देता है कि गेन्या और मोइचिरो दोनों ही मारे जा चुके हैं और साथ ही अच्छी खबर यह भी है कि अपर मून 1 भी मारा जा चुका है। यह बात सुनते ही तांजीरो के सामने गेन्या और मोइचिरो की यादें आने लगती हैं एंड वो रोने लग जाता है और वो सोचने लगता है कि फ्रीडम के लिए ये सभी लोग मारे जा रहे हैं जो कि फ्रीडम को डिजर्व करते थे। और तभी तांजीरो को वो लेटर याद आता है जो कि रेंगोकू के भाई सेंजूरो ने उसके लिए भेजा था। उस लेटर में लिखा था कि सन ब्रीदिंग के एक्चुअल में 13 फॉर्म्स हैं, लेकिन तांजीरो को उनमें से सिर्फ 12 ही आते थे। फिर हम देखते हैं किरिया ओबेशिकी को जो कि बहुत ही ज्यादा टेंशन में था क्योंकि शानेमी थोड़ी ही देर में रिकवर करने वाला था। तभी किरिया की बड़ी बहन उसे बताती है कि डिमन स्लेयर का फर्स्ट ग्रुप मुजान की लोकेशन पर पहुंच चुका है और जो डिमन स्लेयर का दूसरा ग्रुप है वो भी बहुत ही पास है और बस पहुंचने वाला है। जैसे ही किरिया को ये पता चलता है वो घबराहट में सभी को ऑर्डर दे देता है कि मुजान के पास ना जाएं और वो अपनी बड़ी बहन से कहता है कि सारे डिमन स्लेयर को ऑर्डर दो कि वह मुजान के लोकेशन से जितना दूर हो सके उतना दूर रहें, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई हाजिरा नहीं होगा तो मुजान सभी को मार देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिमन स्लेयर का एक ग्रुप मुजान की लोकेशन पर पहुंच चुका है और सभी ने मुजान के ककून को घेर लिया है और वो लोग सोचते हैं कि यही सही टाइम है इस ककून पर हमला करने का। लेकिन तभी मुजान किबुसुची अपनी एंट्री लेता है और वह ककून से बाहर निकलता है और देखता है कि कई सारे नूब डिमन स्लेयर जो कि उसे मारने की प्लान कर रहे होते हैं। मुजान 1 सेकेंड से भी कम टाइम में सारे डिमन स्लेयर को मार देता है और किरिया सभी को वहाँ से निकलने का ऑर्डर देता है, लेकिन तब तक वहाँ पर कोई बचा ही नहीं था और मुजान डिमन स्लेयर के साथ साथ डिमन स्लेयर क्रो को भी मार देता है। फिर मुजान अपनी बेड से एंट्री लेते हुए यह कहता है कि मैं हजारों सालों से जिंदा हूँ, कि मुझे इतनी ज्यादा भूख लग रही थी कि अब मैं किसी को भी खा लूँ, मुझे वो टेस्टी ही लगेगा। जिसके बाद मुजान कागाया ओबेशिकी को थैंक यू कहता है कि इतने सारे डिमन स्लेयर को उसका खाना बनाने के लिए। जिसके बाद मुजान तारीफ करता है कागाया के सक्सेसर की और उसे नहीं पता कि वह कागाया का बेटा है और उसकी बेटी, लेकिन जो भी है वह बहुत ही कमाल का काम कर रहा है। इसलिए सभी को मारने के बाद वो उसे एक स्पेशल ऑफर देगा, एक ऑफर डिमन बनने का, क्योंकि इसी की वजह से उसके सारे अपर मून्स मारे गए हैं। और हम देखते हैं कि मुजान ने कई सारे डिमन स्लेयर को खा लिया है और अपनी पूरी ताकत को वापस से रिकवर कर ली है। जिसके बाद गिरिया सभी को ऑर्डर देता है, स्पेशली सेकेंड ग्रुप को ऑर्डर देता है कि वह मुजान के पास ना जाए, क्योंकि वैसे भी बिना हासिरा के मुजान सभी को कच्चा चबा जाएगा। फिर हम देखते हैं मुजान को जो कि लेडी तमायो को ऑलमोस्ट ऑब्जॉर्ब कर चुका था। वह तमायो से कहता है कि तुम्हारी जो मेडिसिन थी डिमंस को इंसान बनाने वाली वो किसी काम की नहीं थी। जिस पर लेडी तमायो कहती है कि आज का ही वो दिन होगा जब तुम मारे जाओगे। जिसके बाद मुजान कहता है कि यही सेम चीज मुझे हजारों लोग बोल चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक मैं कभी मारा ही नहीं। और उसके बाद मुजान कहता है कि अब तुम्हारा टाइम आ चुका है अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के पास जाने के लिए, जिन्हें तुम खुद ने ही मारा था। और इतना कहते ही मुजान तमायो के सर को पूरी तरीके से क्रश कर देता है और तमायो के मरते ही योशिरो को एकदम से झटका लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि लेडी तमायो मारी जा चुकी हैं। योशिरो की आंखों में से आंसू आने लगते हैं और वह अपनी दांत को पीसते हुए कहता है कि मुजान की इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं डिमन स्लेयर की सेकेंड टीम को, जिन्हें मुजान एक ही झटके में सभी को मार देता है और किरिया उन सभी से यही कहता रह जाता है कि मुजान के पास मत जाना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे डिमन स्लेयर मारे जा चुके हैं। मुजान फिर बड़े ही बेडेस तरीके से कहता है कि उनमें से कोई भी मेरे काम का नहीं था, अब मुझे खुद ही डिमन स्लेयर को मारना होगा और आज की रात डिमन स्लेयर का नरसिंहार होगा। और बड़े ही डरावनी तरीके से अपने ट्रू फॉर्म में मुजान एक स्माइल देता है। एंड इसी पैनल के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगले किसी और नई एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए शायोनारा।